जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं कैनॉट प्लेस में मौजूद बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए तमाम सारे लोग आज फिर, हाँ जी मुझे मालूम है सारे समस्याओं के साथ ही आते हैं। मेरे पास तो कोई सीधा साधा आदमी आता ही नहीं है, सबके पास ना कोई बैनर होता है, किसी के पास कोई पोस्टर होता है, किसी के पास कोई परेशानी। सीधा साधा तो हम लोग आते हैं। तुम्हारे पास कुछ नहीं है? क्या नाम है तुम्हारा? राहुल रंजन। राहुल रंजन। राहुल रंजन। तो इसके मतलब क्या करते हो तुम? आई एम स्टूडेंट, बीए स्टूडेंट हो। अच्छा, बहुत अच्छी बात है भाई। आज के समय में कोई अगर बगैर समस्या के है तो उसको जरूर कोई ना कोई अवार्ड मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच, आप लोग सारे लोग आए हैं। आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कुंभ का पहला स्नान भी हुआ, शाही स्नान, और तमाम सारे लोग मौजूद हैं और मुझसे कुछ लोग दरियाफ्त भी कर रहे थे, पूछ रहे थे कि भाई कब उस तरफ कुंभ की तरफ जाना होगा। तो बहुत जल्द वहां पे मैं दिखाई दूंगा, कुंभ में भी रहूंगा 10-12 दिन वहां पे भी, क्योंकि उतना बड़ा सांस्कृतिक आध्यात्मिक समागम शायद दुनिया में नहीं होता। वो अपनी तरह का एक अजूबा है, तो उसको शामिल किया गया, इसी वजह से यूनिसेफ ने इस बार उसको शरीक किया अपनी लिस्ट में। तो मैं वहां पे जरूर मौजूद रहूंगा। लेकिन आज तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं वो अपनी बात भी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बात कहने आए हैं, कुछ समस्याओं के साथ आए हैं। तो मैं शुरू करता हूं, बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा। कहां से हैं आप साहब? सर आजमगढ़ से हैं। आजमगढ़ से। क्या नाम हो गया साहब आपका? सर वीरेंद्र यादव। वीरेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? कहाँ हो? तो उत्तर प्रदेश से। ठंड ज्यादा लग रही है क्या? नहीं सर, सर ये कहना चाहता है कि हम आजमगढ़ जो सदर विधानसभा है, जो मंत्री इसके पहले थे दुर्गा प्रसाद यादव जी जी, उन्हीं के घरेलू हमारा संबंध है। वोट तो सपा में देते हैं, लेकिन जो कि सर सरकार अगर बने मोदी को तो ठीक है सर। हाँ। मतलब क्या क्या तुम वोट देते हैं सपा में? हाँ, वोट तो सपाई है, कट्टर सपाई है सर, हमारे परिवार वाली बात है। अच्छा, आप है सपाई? हाँ सपाई है मेरी, इसलिए कि गांव वाली बात है, खानदाने वाली बात है, इसलिए हम लोग सपा में देते हैं। लेकिन सर दिल में मोदी जी बसे हैं। दिल में मोदी जी बसे हैं? यार बड़े खतरनाक आदमी हो यार तुम। खतरनाक नहीं सर, बड़े गजब यार भैया। अच्छा, तुम आजमगढ़ से हो? मुझे जानता हूँ, आजमगढ़ से मैं वाकिफ हूँ और मैं वहाँ कई शो किए हैं मैंने। ये आजमगढ़ सदर विधानसभा में। हाँ हाँ, मतलब आदमी तो सीधा ही साधा है वहाँ। दुर्गा प्रसाद यादव जो है, दुर्गा प्रसाद यादव उनके गांव का, उनके खानदान के। अच्छा, तुम बड़े मतलब जीदार आदमी। आजमगढ़ का बड़ा बड़ा मशहूर जगह है, पूरी दुनिया में जाना जाता है, देश में जाना जाता है। लेकिन दिल में तुम्हारे कौन है? मोदी। अगर देश को बचाना तो मोदी को आना है बस। और वोट किसको देते हो? सपा को देते हैं सर। गजब आदमी है भाई, है जीदार आदमी। देखिए साहब, अच्छा वोट सपा का? जी सर, कट्टर सपाई है, लेकिन कट्टर सपाई है, लेकिन दिल में मोदी। अगर सर अगर देश को बचाना तो मोदी का आना है, इसलिए सर हम लोग की मजबूरी है। हमारे गांव के दुर्गा प्रसाद यादव हैं और सुख दुख में वही शरीक होते हैं, इस वजह से हम लोग को मजबूरी पड़ जाती है। अच्छा एक बात बताओ, क्या लाठी बड़ी मजबूत है क्या उनकी? आजमगढ़ के, इसलिए मैंने पूछा। हाँ सर, 8 बार के एमएलए रह चुके हैं, इस बार 8वीं बार के एमएलए है। इतिहास उनका वहाँ पे 40 साल से विधायक हूँ। यादव जी राज्यपाल तो वहीं दोगे? अरे सर, वो हमारे सुख दुख में हमारे घर वाली बात है, तो क्या। लेकिन दिल में क्या है? मोदी जी हैं। गजब है भाई, गजब है। तो दिल में मोदी जी, लेकिन वोट सपा को। तो ये है हिंदुस्तान की राजनीति की धार। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जब कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो जो आज का सवाल है, जो आज का मुद्दा है, जो मैंने रखा है, वो यही है। कुछ पता नहीं, मुझे नहीं मालूम था कि आप मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ इस भैया जी कहीं का खेल ही है कि यहाँ पे जो सवाल रखी है उसी के आसपास की मीटर मिल जाती है। तो आज जो सवाल है वो ये है कि मोदी और राहुल की सियासी जंग में, मोदी और राहुल की सियासी जंग में 2019 का चुनाव परिणाम क्या खिचड़ी रहने वाला है? क्या खिचड़ी रहेगा, या कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा, या फिर खिचड़ी रहेगा? तो ये है। तो वोट तुम सपा को देते हो? सर कट्टर सपाई है। और दिल में कौन है? सर वो मोदी जी हैं। तो यही खेल है भाई, यही खेल होने। मैं आ रहा हूं जी। मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है जी। 2014 के मोदी जी के सारे भाषणों की सीडी एक बार सब चला दी जाए। ठीक है। अब जुमला पुड़िया चूरन बेचने का जमाना चला गया। अब जो है आप गूगल पर सच्चाई देखो। एक कांग्रेस का, मुझे कांग्रेस से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है अपने दिल्ली से। मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली के वर्कर की सैलरी बढ़ाई केजरीवाल ने, स्कूलों ठीक करे केजरीवाल ने, हॉस्पिटल ठीक करे केजरीवाल ने,
ये चूरन बेचो कहीं और। हाँ। दिल्ली में तो केजरीवाल है और रहेगा। अरे बात मोदी जी की हो रही है यार, बात हो रही है मोदी जी की, न कि केजरीवाल की। यार कहाँ से कहाँ जा रहे हो, समझ नहीं आ रहा। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली की बात करूंगा। अगर चूरन बेच रहा है ना तो एक काम करो, मोदी जी को आप फिर से विपक्ष में भेज दो। अच्छा देखो, अच्छा एक फोटो देखो तुम्हारी, तुम यहाँ खड़े हो, यहाँ तक घेरे हो। भैया मैं एक चीज बताऊंगा, एक मिनट, हाँ बताओ भैया। ये भाई साहब ना इनको भेजिए प्राइमरी में पढ़ने के लिए। नहीं देखो, एक बात बता, एक बार मेरी बात सुनो ना, एक बात। अरे आदमी है, वो भी अपनी बात कह सकता है, उसको हक है पूरा कहने का। अभी बात हो रही है, आपने पूछा राहुल गांधी और मोदी जी की खिचड़ी की। हाँ। ये ला दिए, उसमें तड़का लगा दिए केजरीवाल जी की। हाँ। तो हम तड़के की बात नहीं, खिचड़ी की बात कर रहे हैं। अच्छा। तो अभी बात हुई खिचड़ी पर भैया, अब की बार फिर मोदी सरकार। सर सवाल और खिचड़ी नहीं, एक तरफा ही रहेगा भैया। सर एक तरफा? एक तरफा रहेगा। सवाल यह है विकास का। ये क्या मूर्ख बनाने लोगों को। सवाल है विकास का, विकास में क्यों नहीं सोचते आप? बाबूजी आपका तो एक मिनट, हाँ मुझे मालूम है, बहुत चिंता दाखिल करते हो, मुझे मालूम है, मुझे मालूम, बड़ी चिंता है तुम्हें। और हाँ मुझे मालूम तुम्हें। हाँ आम आदमी के बच्चे की पूछो, सैलरी उसकी ठीक है। अच्छा रुको, ज्यादा ना बोलो, अभी आएंगे। बहुत अच्छी बात है। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। क्या नाम है आपका? योगेश शर्मा। कहाँ रहने वाले हैं आप? मैं जिला सहारनपुर से रहने वाला हूँ। जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। जी सर। कहिए साहब, क्या होने वाला इस बार? गठबंधन ही जीतेगा जी, 101%। अच्छा। मोदी बदलेगा। मोदी बदलेगा 100%। हाँ जी। ऐसा है जी कि राहुल आप नहीं बोलेंगे बीच में, आप नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे। हाँ। ऐसा है जी कि राहुल गांधी रोज ये कहता है कि चौकीदार रोज ये कहते हैं। हमारा तलफ्फुज़, हमारी भाषा बहुत अच्छी संयमित होनी चाहिए। नाउ यू स्पीक। रोज कहते हैं कि मोदी चोर है। अरे भाई, चौकीदार अगर चोर है तो FIR क्यों नहीं दर्ज करवाई? और इसके अलावा तुम्हारे खिलाफ तो तुम्हारी परिवार के खिलाफ कितनी FIR हैं, और खुद जमानत में घूम रहे हो तो FIR दर्ज करवाओ मोदी के खिलाफ। ठीक है भाई, जरूर होना चाहिए। मैंने बातचीत। जी सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं साहब? बहुत अच्छे हैं। क्या नाम हो गया साहब आपका? राव अवतार वर्मा, शाहदरा से आया हूँ। जी बात अपनी बात कहें। मैं 1 मिनट चला चुप करा दूं एक बार। देखिए साहब, 1 मिनट बात सुनिए प्लीज। मौका मिलेगा लेकिन आवाज नहीं। चार बात मैं आऊंगा, आप ही के पास आऊंगा। आज तो मैंने सिर्फ आप लोगों को बुलाया है। इन लोगों को तो सिर्फ ऐसे है कि बैठा के आपको सुनाना है, ठीक है ना? चुपचाप खड़े रहना, मैं बात पूछूंगा तुम्हारी। लो जी सर, जो आज आपने आज का मुद्दा बताया है, मैं तो सिर्फ उसमें यही कहूंगा कि मोदी सरकार बनेगी या खिचड़ी सरकार। डेफिनेटली खिचड़ी सरकार ही बनेगी। डेफिनेटली खिचड़ी सरकार ही बनेगी, आपका कहना है? जी सर। जी मैं आऊंगा, आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा। जी मैं आऊंगा, ऑफकोर्स आऊंगा। कहाँ से है साहब? जी मैं जयपुर से। हाँ राम रतन मीणा मेरा नाम है। जी राम रतन मीणा जी। और आप कह रहे हैं कि खिचड़ी बनेगी या नहीं? आप अपनी बात कहिए। आपने इतना बड़ा बैनर, खिचड़ी चक्कर में पड़ो। ये सब ऐसा ही है, खाम ये जो पत्रकार होते हैं ना, ये टीवी वाले, ये सब खाम डिबेट लगा देते हैं। अपनी बात कहो जल्दी। हाँ सर, बात ऐसी है कि 2011 में हमारा सिलेक्शन हो चुका था। हाँ। और उसके बाद में 28,044 सीटों को खाली छोड़ के। कौन सी सीटें? BSF, CRPF, ITBP, असम राइफल की वैकेंसी थी, केंद्रीय बलों की। जी हाँ। और उसमें 28,044 सीटों को छोड़ के 44,000 भरी, और उसमें कम नंबर वालों को नियुक्तियां दे दी, और ज्यादा नंबर वाले हैं जो लड़के हमारे साथ इसी के लिए आप आए हैं। जी। और बात यह है कि जी 9 महीने से जंतर मंतर पे धरना दे रखा है जी। 9 महीने से? जी। और योगी जी के, मोदी जी के और राजनाथ जी हर जगह मिल चुके जी। कोई क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है जी, जिला बुलंदशहर से हूँ। राजकुमार जी, जिला बुलंदशहर से। तो आज आए थे आप अपना प्रदर्शन करने? आप भी आए थे? जी, आप सारे लोग आए थे। जी बहुत अच्छा। आप बता दो, खिचड़ी वाला रहने वाला या अलग अलग? देखिए बात ऐसी है, वोट तो मैंने मोदी जी को दिया था कि शायद अपने देश के लिए कुछ करेंगे। हाँ। लेकिन मुझे आप ये बता दीजिए कि 5 साल से हम युवा रोड पे धरना लगा के बैठे हैं, कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। किस आधार पे हम मोदी जी को वोट देते हैं? मेरा सिर्फ सवाल इतना है कि किस बात को सोचकर हम वोट दें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं आऊंगा। खड़े रहिए, आराम से खड़े रहिए। जी तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ जिन्होंने बोला कि मोदी ने क्या करा हमारे देश के लिए। हाँ। तो मैं ये पूछता कि कांग्रेस ने क्या किया आज तक?
दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि जो लोग बोलते हैं मोदी ने ये जीएसटी जो इससे पहले मैं बहुत अफसोस होता है कि हमारे कंट्री के बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं, दे ऑल आर मैच्योर्ड, बट वो जीएसटी समझ नहीं पाते हैं। पहले वो जाके किसी सीए के पास जीएसटी समझे, वो जो हमारे मोदी जी ने बहुत कुछ करा है उनको समझे। कांग्रेस ने पप्पू ने क्या लाया? नहीं, भाषा बहुत संयमित होनी चाहिए। तुम तो यंगस्टर हो, यंग आदमी हो यार। मेरा क्वेश्चन ये है कि जिन्होंने बोला कि मोदी जी ने क्या करा, अभी किसी ने बोला यूपी में, यार पहले पिछले 15 साल का आंकड़ा निकालो, फिर इस 5 साल को उससे बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? हरदीप। हरदीप, कहाँ रहती हैं आप? चंडीगढ़ से हूँ। चंडीगढ़ से यहाँ पे आई हुई हैं? हाँ जी। तो कुछ कहना चाहती हैं इस बार? क्या होगा? लग रहा है 2019 में सारे लोग उसी मूड में आ गए, तो व्हाट विल हैपन, क्या होने वाला है? क्या? एक मिनट प्लीज। हाँ जी, क्या होगा? देखो सर, बात तो शीशे की तरह साफ है कि मोदी जी ही आएंगे। सबके, छोटे से लेके बुजुर्ग तक के दिल में मोदी जी हैं। आज तक मैंने पॉलिटिक्स साइंस में ग्रेजुएशन की है। मैं अपने टाइम में भी देखती थी, किसी से बुजुर्ग से पूछो, यंग से पूछो, बच्चे से पूछो, आपके हिसाब से मोदी जी? हाँ, आप मेरे हिसाब से क्या, मैं कहती हूँ इंडिया के हिसाब से मोदी जी जो इंडिया है। सर मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे ये बुजुर्ग सर, इनका ये कहना है कि हम अनपढ़ गंवार हैं तो हमसे आप नहीं मिलेंगे, तो सबसे पहला सवाल इनसे मिलना चाहिए, होना चाहिए। नहीं, मैं एक तरह का एक बैरोमीटर है मेरे पास। मैं सबसे मिलता हूँ और सारे लोगों से मिलता हूँ, लेकिन जब उनका नंबर आएगा तभी उनका नंबर आएगा। आप पूछिए जी। आपके हिसाब से क्या होने वाला है? मोदी जी आने चाहिए। मोदी जी आने चाहिए। और भाई तुम्हारा? सर सचिन सिंह नाम है सर। बिल्कुल मोदी जी ही आएंगे सर। मोदी जी आएंगे, बिल्कुल सर। दादा कहाँ से हैं आप? सोनीपत से। सोनीपत से। पानी वानी, चाय वाय कुछ? चाय पिलाएं? नहीं, बहुत नाराज है। कोई बात नहीं, वो अपने देखिए मेरे पिताजी के समय उम्र के हैं, तो ये नाराज होने का हक है इन्हें, पूरा हक है। और अगर ये सिस्टम से नाराज है, किसी से नाराज है, तो ये अपनी बात कहेंगे। मैं बिल्कुल आपकी बात सुनूंगा। पानी पिलाओ भाई, चाचा को पानी पिलाओ। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं हाजिर हूं। मैं आऊंगा, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे पहले तारुफ कराना चाहूंगा। जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं जी, आज हमारे साथ आशीष सूद जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी से उनका पक्ष रखने के लिए। आज इनकी मैरिज एनिवर्सरी भी है। बहुत बहुत समय निकाल के आए, बोले कि साहब जल्दी छोड़ दीजिएगा। मैंने जल्दी नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी। आशीष सूद जी हमारे साथ मौजूद है। अमलेंदु उपाध्याय जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अंसार रजा साहब, अध्यक्ष गरीब नवाज फाउंडेशन। नाराज वराज तो नहीं है ना? आपसे नाराज होकर कहाँ जाएंगे? नहीं तो और किससे, वो बता दीजिए। मैं किसी से नाराज नहीं। बहुत अच्छा साहब। अंसार रजा साहब हमारे साथ अध्यक्ष गरीब नवाज फाउंडेशन हमारे साथ मौजूद हैं। जब तक मोदी साहब हैं तब तक ये नाराज ही रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे आदमी है, बहुत बढ़िया नपी तुली बात कहते हैं। प्रोफेसर संजय कुमार आरएसएस के जानकर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद यासिर जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद है, प्रवक्ता मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, बहुत बहुत शुक्रिया। और देवा जी हमारे साथ मौजूद हैं। और इधर जो अक्सर हमारे प्रोग्राम में एनवायरमेंट की बात कहने के लिए अक्सर आ जाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, क्योंकि एक मिनट को मैं पूछ लूंगा, बहुत जरूर पूछ लूंगा, लेकिन हमारी धरा वसुंधरा, तमाम सारी प्रकृति को जो बचाने का प्रयास करता है या उसके बारे में जो सोचता तो है, कम से कम मैं उससे जरूर पूछता हूं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कोई सवाल हो जल्दी बोलिए। नमस्कार प्रतीक जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन, आवाजों के बाजारों में खामोशी पहचाने कौन। और मेरा जो मुद्दा है वो उन लोगों का मुद्दा है जो कि आवाजों के बाजारों में बड़ी खामोशी से अपने काम को अंजाम देते हैं, लेकिन सत्ता के शीर्ष तक उनकी आवाज नहीं पहुंच पाती। दिल्ली जैसे बड़े महानगर में यदि कोई पुलिस का कांस्टेबल किसी गुंडे से हाथापाई करते हुए शहीद हो जाए तो उसको 1 करोड़ का दिल्ली सरकार इनाम देती है और उसका बड़ा बड़ा अखबारों में नाम भी आता है। और ये बहुत अच्छी बात है, उसका जो भी शहादत देता है देश के लिए उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन मेरा मुद्दा ये नहीं, मेरा मुद्दा ये है कि हमारे जो फेफड़े हैं वो हमारे देश के वन होते हैं, फॉरेस्ट होता है, जंगल होते हैं, और इनकी रक्षा करते हैं हमारे वन कर्मी। मैं सबसे छोटे निचले स्तर के वन कर्मियों की बात कर रहा हूं, और ये जिन दुरूह परिस्थितियों में काम करते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि अभी मैं देहरादून गया और मेरी एक फॉरेस्ट गार्ड से बात हुई। उसने मुझे बताया कि साहब हम लाठी से जो है रात को नाइट पेट्रोलिंग करते हैं, इन्हें लैंड माफिया, सैंड माफिया
और वुड माफिया, पोचर्स और जंगली जानवरों के द्वारा भी ये मारे जाते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, ना तो इनका कभी नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर में नाम आता है, ना ही इन्हें कोई मुआवजा मिलता है, ना ही केंद्र और राज्य सरकारों का ध्यान इनकी तरफ जाता है। और इतना ही नहीं, इनकी जो वर्दी होती है वो भी कई बार प्राइवेट कंपनीज जो है स्पॉन्सर करती हैं, और ये लोग जो है मतलब 24-24 घंटे काम करते हैं, 2-2, 3-3 महीने तक अपने घर नहीं जा पाते हैं। और मैं आपने ये सवाल यहाँ पे उठाया, बहुत बढ़िया सवाल है। ये आपने हमारे संतानों के लिए, हमारे भविष्य को कैसे सुरक्षित रखा जाए, और जो सुरक्षित रख रहे हैं वो जो गार्ड हैं, पेड़ छोड़ दीजिए, जो गार्ड हैं वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, ऐसे सवाल पूछते रहिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लकीर तो बनेगी। तो थैंक यू सो मच, शुक्रिया। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे थे? खड़े रहिए वहीं पे जहां खड़े हैं। ये मालूम इम्तिहान है, 1 मिनट चुप रहिए, इम्तिहान है और खड़े होने का इम्तिहान है। जब पास होगे तभी नंबर आएगा, दूसरों में घुसते हो ना इसीलिए नंबर नहीं आता, वरना तो मैं सबसे पूछ लिया, तुम्हारे बगल में पूछ लिया, इनसे पूछने जा रहा हूं, आज भी हो सकता नंबर ना आए। क्यों? ये जो घुसते हो दाएं बाएं, अपनी जगह खड़े रहो, नंबर आएगा। जी, यहाँ पे सर जो भी प्रतिनिधि आए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस को, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ। और हम लोगों के माध्यम से इनको मैं एक आवाज उठा रहा हूँ, इस देश में क्या समस्या क्या है, सरकार किसकी होनी चाहिए, सरकार सिस्टम की होनी चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो हमारे ही घर के हैं, आप लोगों के ही घर के हैं। जो यहाँ पालिका बाजार, पालिका पार्किंग है, मैं चाहता हूँ 10% आरक्षण के बजाय, दिल्ली में 70 विधानसभा है, 700 पार्किंग और 700 बाजार बनाया जाए तो रोजगार तो अपने आप मिल जाएगा। इसमें धर्म, ये आशीष सूद जी बैठे हुए हैं, जिस जगह के हैं वहां मैं दिन रात मेहनत करता हूं, मजदूरी करता हूं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये पालिका बाजार हरिनगर बाजार बनाया जाए, हरिनगर विधानसभा में आता है, और हरिनगर पार्किंग बनाया जाए, क्योंकि इस देश में 2 व्यक्ति बहुत परेशान कर रखे हैं, एक अमीर एक गरीब। आप कहेंगे कैसे? अमीर आदमी कहते हैं हमारे पास पैसा पर्याप्त है, लेकिन उनकी गाड़ी सड़क पे खड़ी होती है। इनके लिए प्रशासन महोदय आवाज नहीं उठाते। एक गरीब आदमी होता है, उसके ऊपर तरस आता है कि इनको हम कैसे हट रहे हैं। यहाँ जो मिडिल क्लास का आदमी है, हम लोग सब क्या है, मिडिल क्लास का आदमी है। प्रशासन महोदय की गाड़ी कहीं नहीं खड़ी होती है, बैंक मैनेजर के गाड़ी कहीं नहीं खड़ी होती है, और सेना की गाड़ी कहीं नहीं खड़ी। गाड़ी किसकी खड़ी होती है? बैंकेट हॉल वालों की गाड़ी खड़ी की, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन की, पूंजीपति की। तो मिडिल क्लास का आदमी कैसे निकलेगा? मैं मोदी जी से, राहुल गांधी जी से, और जो प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो कनॉट प्लेस पालिका बाजार किसकी बनाया हुआ है? अंग्रेजों का बनाया हुआ है। हाँ, मैं आपका सवाल मैंने समझा, और सवाल बहुत अच्छा है कि आखिर गाड़ियां जो है पार्किंग जो हो रही है, उस या तो बड़े आदमी की गाड़ी पार्क हो रही है और या छोटे आदमी की, और वो जो मिडिल क्लास आदमी है वो अपने आप में परेशान है। जी, मैंने आपका सवाल सुना, बहुत अच्छा। तुम समस्तीपुर से हो? सासाराम से। राजधानी जो है सासाराम में रुके, ये तुम्हारा सवाल है। कई एमपी से तुमने दस्तखत करा लिए हैं, और 1 दर्जन एमपी पत्र लिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार बजट में वो गाड़ी जो है तुम्हारे, हाँ जो हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मैं आता हूं और सवाल मैं एक बार फिर से रख देता हूं, जो आज का सवाल है कि मोदी और राहुल की सियासी जंग में 2019 का चुनावी परिणाम क्या खिचड़ी रहने वाला है? ये सवाल है हमारा, और इसी सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता मौजूद हैं, इनका नाम भी सब जानते हैं और इनको परिचय भी इनका है। जी उपाध्याय जी, बताइए। देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं मानता हूं हम सभी राजनीतिक पार्टियों के यहाँ प्रतिनिधि हैं, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति का भी एक व्यक्तिगत धार्मिक आस्था होता है, और मुझे लगता है कि व्यक्तिगत धार्मिक आस्था पर किसी को कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए। आजकल एक प्रचलन हो गया है, आपने देखा होगा, कुंभ के मेले की बात है और कुंभ में स्नान करने की बात है। पंडित नेहरू भी गए थे, जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, माननीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी भी गई थी, वो भी, और सोनिया जी भी गई हैं। तो ये मुद्दा नहीं है कि आप कुंभ में कौन जाता है, शाही स्नान कौन। मैं व्यक्तिगत तौर से मैं बताऊं, मैं भी पक्ष में हूं, आपकी बात को पक्ष में हूं कि किसी भी पॉलिटिकल आदमी को जाने का आजादी होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि कांग्रेस, भाजपा, सपा, लेकिन मैं इस बार ये सवाल ये पूछ रहा हूं कि जो पॉलिटिकल लड़ाई है, जो चुनाव होने, उसमें परिणाम खिचड़ी आएगा या नहीं आएगा? खिचड़ी, इस देश में खिचड़ी बहुत चली।
और अभी भी जो है वो खिचड़ी में मिश्री लगी हुई है, मीठे मीठे बोल, जुमले जुमले सिर्फ सोल, इससे काम नहीं चलेगा। अब विकास के मुद्दे, जिन मुद्दों पर इस देश में लोगों ने आस्था और अपनी कहीं ना कहीं क्लियर, आपका कहना है क्लियर वर्डिक्ट है, क्लियर वर्डिक्ट आएगा। इसलिए क्योंकि देखिए गठबंधन की राजनीति तो इस देश में अपरिहार्य है और वो तो चल रही है, दो ग्रुप में है, लेकिन किसी एक, हाँ, ये निश्चित तौर पे जिस गठबंधन के आधार पर 2014 में अभी एक साथी ने बोला भी कि पुराने जड़ा उनके भाषण निकाल दिए जाते तो लोगों को पता चल जाता। 2014 में जब वो 56 इंच का सीना ऐसे चिल्ला कर कहते थे कि हर चीज की समस्या का निदान एक ही है, न महंगाई कम हुई, न रुपये का दाम कम हुआ, न बेरोजगारी दूर हुई, न इस देश में कोई विकास हुआ, सिर्फ एक ही विकास हुआ, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, इससे ऊपर उठ करके महिलाओं की सुरक्षा। ठीक है जी, ठीक है जी, आ रहा हूँ। ओके, ऑफ कोर्स आ रहे, हाँ ऑफ कोर्स अजय जी, यू हैव गिवन यू, आई हैव गिवन यू प्लेंटी ऑफ टाइम। देखिए हिंदू मुसलमान पे मैं नहीं आया, ये आए। अब मैं शुरू करता हूँ, आप बुरा मत मानिएगा, मैं सच बोलता हूँ, आप बुरा मान जाते हैं। अच्छा, देखिए सरकार के, अच्छा आप सच बोलते हैं? बिल्कुल सच बोलता हूँ। अच्छा, अभी एक सच बता रहा हूँ आपको। आप ये बताइए, योगी सरकार आई, 1 साल भी नहीं हुआ, गायों की संख्या 6 गुनी हो गई। प्रतीक जी, ये तथ्य है। गौवंश की संख्या 6 गुनी हो गई, इसका मतलब क्या है? गायों की, गाय घर घर कटती थी। गौवंश बैन था ना हिंदू उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी में भी बैन था, बसपा में बैन था, और आज जमीनी हकीकत क्या है? क्या गाय ऊपर से आ गई? नहीं, सच्चाई ये थी कि गाय घर घर कटती थी, ये कड़वी सच्चाई है। आज कटान पे थोड़ा सा बंदिश लगी है। आप सुनने की हिम्मत रखिएगा, कान रखिएगा। हाँ बताइए, मैं सुनने को तैयार हूँ। गाय जरूर आपने कहा कि संख्या बढ़ी है, 6 गुनी हो गई है। कैसे हो गई? लेकिन रख नहीं पा रहे हैं हुजूर आली, सड़क पर विष्ठा खा रही हैं। आप हिंदू हैं और मैं भी सनातनी ब्राह्मण हूँ। जवाब मैं दे रहा हूँ, अब आप सुनने का मादा रखिएगा। ना सच बोल, नहीं अब क्यों, मैं पूरी बात सुनूंगा। पहले एक सवाल एक जवाब ले लो, एक सवाल एक जवाब ले लो। मैं दे रहा हूँ। गाय जो है कहीं लाठी खा रही है, कहीं डंडा खा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू हैं आप? उत्तर प्रदेश में अच्छा खाने दीजिए, खड़े होइए। कैसे हिंदू हैं? कह रहे लाठी खाने दीजिए गाय को, ये आप हिंदू हैं? सुनिए, गाय को काटना और गाय को खाना, उससे गाय लाठी खाए लाख गुना अच्छा है। लाठी खाए ज्यादा अच्छा है। अच्छा, गाय को काट डालिए, इसका रख नहीं पा रहे हैं आप, रख पा नहीं रहे, रख नहीं पा रहे। वाह वाह हुजूर आली, बोलिए, आ रहा हूं मैं आपके पास। वाह हुजूर। प्रतीक जी, मुझे तो बड़ा ताज्जुब कभी कभी होता है कि एक तरफ ये कहते हैं कि गाय हमारी माँ है, दूसरी तरफ कह रहे हैं माँ को लाठी खाने दो। अब पूछे उनसे क्या? एक मिनट सर, ना तो गाय कटनी चाहिए, गाय नहीं कटनी चाहिए, लेकिन उसकी जिम्मेदारी ये भी होती है कि उसको कहीं हिफाजत से रखा जाए। खूंटा बनाइए उसके लिए। बिल्कुल, आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, सैकड़ों जगह की रिपोर्टें आ रही हैं कि बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और गाय स्कूल के अंदर है। ये हिफाजत नहीं है, ये तमाशा करते हैं टीवी पे आकर के गाय पालने का। ये सब तमाशा बंद होना चाहिए। अगर गाय पालने की हिम्मत है तो मैं विश्व हिंदू परिषद को चैलेंज करता हूं कि आप लोगों ने 1400 करोड़ रुपया खा लिया राम मंदिर, उसी से गाय पालन के लिए बाउंड्रियां बनवा दो, बाहर रखो ना। कौन मना कर रहा है? बहुत घरों में बुजुर्गों की उपेक्षा होती है। उत्तर प्रदेश में वृद्धाश्रम है, तो आपके तर्क के हिसाब से वो बंद करवा दें और जो घर के बुजुर्गों को कटवा दें। अब हमारे तर्क सुन लीजिए। आपका तर्क है? नहीं, मैं तर्क देता हूँ। प्रोफेसर कैसा तर्क दे रहे हैं आज आप? मतलब बुजुर्ग को लाठी मारिए, उपेक्षा हो उससे बेहतर कट जाए, उपेक्षा उससे बेहतर कट जाए। आपके हिसाब से उसकी खाल अलग हो जाए, मांस अलग हो जाए और लोग खाएं उसको, पका के घरों में खाएं। आप कैसी बात कर रहे हैं प्रदीप जी? अरे उपेक्षा हो रही है, उसका सुधार होगा। गजब है भाई, गजब है। मुझको लगता है कि जबरदस्ती भावनाओं को न भड़काया जाए। गाय की हिफाजत होनी चाहिए, ना कोई लाठी मारे और ना उसको काटे। ये मुकम्मल तौर पे हिफाजत होनी चाहिए। और मुझे लग रहा है सर मालिक मेरे थोड़ा रहम कर लो यार, बहुत गाय की हिफाजत की मुझे काम करिए, सच बोलिए आप। अरे मैं कोई प्रधानमंत्री को झूठ बोलूंगा? फिर हाजिर हूं आपके बीच में कनॉट प्लेस में, और आज का मुद्दा यह है कि 2019 के चुनाव का परिणाम खिचड़ी रहेगा
या क्लियर वर्डिक्ट है, यानी जनादेश जो है बहुत क्लियर आएगा। अभी बहुत अर्ली है, बहुत जल्दी है, लेकिन मुझे मालूम है तमाम सारी लोगों के तमाम सारी बातें हैं। ऑफ कोर्स मैं आऊंगा, आप बाहर से हैं, मैं जरूर आपको शरीक हूं, लेकिन जब चर्चा चल रही थी तो बीच में गाय की बात आ गई। और जी मैं बिल्कुल, आप बैठे, धैर्य रखिए। आरएसएस के जानकार जो थे उन्होंने कहा कि लाठी, अरे नहीं आप बैठिए प्लीज सर, बैठिए, आप बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं, बैठिए। मैं तो आज भी आप कायम हैं, बिल्कुल कायम रहें, लेकिन जनता क्या है, मैंने सिर्फ इतनी बात जोड़ी थी कि अगर गाय 6 गुना ज्यादा बढ़ी है तो तारीफ के काबिल है। मैं सनातनी हिंदू ब्राह्मण हूं, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं बार बार कहता हूं आप बैठिए प्लीज सिट डाउन। गाय 6 गुना बढ़ी है, मैं स्वागत करता हूं, मैं इस्तकबाल करता हूं, मैं माथा आपके नीचे झुकाता हूं, लेकिन गाय का मतलब होता है उसकी रक्षा करना, सुरक्षा करना। अब वो नहीं कर पा रहे हैं आप, यू आर कंप्लीटली फेल जी। मैं किसान का बेटा हूँ। हाँ। मेरा सिर्फ एक सवाल है, सुनिए सर, मेरी व्यथा सुन लीजिए। व्यथा सुनिए सर, मेरे पास 15 बीघे खेत है। मेरे खेतों में गाय इतनी, हमारे गांव के आसपास बुलंदशहर जिले में, अलीगढ़ जिले में इतनी गाय की तादाद होगी, मेरे गांव में कम से कम 70 से 80 गायें हैं। अब क्या होता है, खेत में हम लोगों ने ब्लेड वाले तार लगाए हैं। कौन से ब्लेड वाले? अब जब ब्लेड वाले तारों में से गाय निकलती है ना, एक के पीछे 30 40 गाय होती हैं, और वो उसके अंदर कटती चली जाती हैं, पहले उतरती है। आप बताएं मैं ग्रामीण संस्कृति का समझता हूं जी, बिल्कुल, और मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। आप मजबूरी के हालात में ये काम करें, लेकिन ये क्रूर है, क्रूरतम है। अब मैं इसका जवाब दूं आपको? ये क्रूरतम है, इसको बंद होना चाहिए। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल? अब आपने कांटा डाला था, फंसे आप हैं। अब आप बैठिए, अब आप इसको खाम मत बैठिए। बात आज जो हो रही थी, मैं बताऊं, मैं प्लीज हाँ जी, क्या बोलना चाह रहे थे? सर, मैं गायों के मामले में बोलना चाहता हूं कि कहां से हैं आप? मैं जयपुर राजस्थान से हूं। हाँ। कि मेरे गांव में 500 गायें हैं जो आवारा घूमती है, और मैं गौहत्या के बिल्कुल विरोध में हूं। हाँ। लेकिन आप श्रीमान जी से ये पूछिए उनके घर में कितनी गायें हैं। श्रीमान जी से पूछिए कितनी गायें हैं उनके घर? मेरे घर में गाय है। हाँ। हम उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं, हाँ। ये चाहते हैं कि किसान की जो खेत में गाय घुस जाती है और उसका सारा चारा खा जाती है, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। किसान क्या आत्महत्या कर लेगा? अगर इस देश में किसान ही सक्सेस नहीं होगा तो फिर क्या का देश तरक्की कर पाएगा? 6 गुना ज्यादा गाय बढ़ी हैं। मैं आपको चांस दूंगा, मेरे मेहमान हैं आप। ऑफ कोर्स यू विल गेट टाइम। जी, गाय की रक्षा होनी चाहिए, और अगर ये सरकार गाय का इंतजाम नहीं करेगी, रक्षा नहीं करेगी, हम सरकार का साथ नहीं देंगे। थैंक यू सो मच। पूरी बात होने दीजिए। मेरा मुद्दा ये था कि 6 गुनी गाय, इसका मतलब होता क्या था? मुद्दे पे आइए। गाय पे नहीं बात कर रहा हूं मैं गाय पे बात नहीं कर रहा हूं, आज मुद्दे पे आइए जी। खिचड़ी सरकार क्या क्लियर वर्डिक्ट? ऑफ कोर्स मैं मुद्दे पे आएंगे, मुद्दे पे। देखिए, बार गाय हो रहा है, होना चाहिए। मैं एक बात आपसे बता दूं कि आपने ये वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आई, हम बहुत संजीदगी से बात कर रहे हैं, ये जनता आपकी सुन रही है, क्यों नहीं कि जाते जाते प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रीय कानून लाते हैं गाय कटने पर, उसकी हिफाजत के लिए क्यों प्राइम मिनिस्टर कोई कदम नहीं उठाते? क्यों आरएसएस विश्व हिंदू परिषद बात नहीं करती इस मामले में? वोट चुनाव का टाइम आता है, सब झंडा लेके बाहर निकल आते हैं, गाय की हिफाजत की बात आती है तो आप पीछे हट जाते हैं। थैंक यू सो मच। क्लियर वर्डिक्ट या खिचड़ी सरकार? देखिए, सारे देश को पता है कि ये चुनाव मजबूर सरकार और मजबूत सरकार के बीच में होने वाला है, और देश मजबूत सरकार चाहता है, और 2019 में भी मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ एक मजबूत सरकार बनने वाली है। और अगर जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अगर वे लोग इतने ही संतुष्ट होते अमलेंदु जी, तो जो बड़े बड़े बुजुर्ग नहीं कर पाए, 2 दशकों की दुश्मनी प्रधानमंत्री मोदी के नाम ने ही खत्म करवा दी उत्तर प्रदेश में। 2 दशक की दुश्मनी थी, 2 दशक की दुश्मनी प्रधानमंत्री के नाम ने खत्म करवा दी, 25 मिनट में 25 मिनट में। और साथ साथ ये भी कहलवा दिया अभी से कि अगर ईवीएम, मायावती जी ने क्या कहा कल, अगर ईवीएम गड़बड़ नहीं हुई और राम मंदिर पर बात नहीं हुई तो उत्तर प्रदेश में तो एक गठबंधन जीतने ही वाला है। हार के बहाने पहले ही ढूंढ रहे हैं, और जो लोग आप सबको कहने दिया मैंने, अपनी बात कहिएगा। जो लोग अगर इतने ही कॉन्फिडेंट थे
तो ये बार बार इस तरह की बातें जो कर रहे हैं, जानते हैं कि देश की जनता इनकी मजबूर सरकार बनाने की मंशा को ध्वस्त कर चुकी है। इसलिए हिंदू मुसलमान पहले कांग्रेस ने यहां छेड़ा, हम नहीं छेड़ते। इन पे मुद्दे होते तो ये बात करते विकास के मुद्दों की, इन पे मुद्दे होते तो ये बात करते मध्य प्रदेश में क्यों नहीं माफ हुआ किसानों का कर्जा, और जो 70,000 करोड़ कर्जा किसानों का 2009 में माफ हुआ था, उसका हिसाब आज तक देश की जनता को क्यों नहीं मिला है? आपका वेरी वेल टेकन अमलेंदु जी, आपका सिविल गेट टाइम, आपका सिविल गेट टाइम। हाँ, झूठ नहीं, कोई फैला नहीं सकता, झूठ नहीं फैला सकता कोई। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि मोदी जी, इनको पता ही नहीं चलता कौन झूठ बोल रहा है, ये सब जनता तो जानती नहीं है। कांग्रेस का यही अहंकार तो है कि जो इनके पक्ष में हो, जस्टिस सीकरी कर्नाटक का फैसला दे तो बहुत अच्छे, जस्टिस सीकरी सीबीआई पे फैसला दे तो कंधे। क्या झूठ फैलाने का मशीन जिस तरह देश में चल रहा है उस तरह प्रवक्ता कर रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंट है तो क्या हुआ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आपके राजस्थान में आपने देखा? क्योंकि है बड़े मजबूत सरकार की बात करते हैं। इस देश में गरीब किसान मजदूर और नौजवानों के लिए क्या किया, क्या हुआ कश्मीर के मुद्दों की संभावना? आज 5 लोग, देश में 5 बड़ी पार्टियां जो इनके साथ थी, कश्मीर से लेकर तेलंगाना और आंध्र तक, टीडीपी से पीडीपी तक, क्यों छोड़ के भाग गई? क्यों एक मौसम विज्ञानी को राज्यसभा का सीट देना पड़ा? क्यों अपना दल और ओम प्रकाश जो राजभर हैं, जो मंत्री हैं और रोज गाली देते हैं और रोज प्यार करते हैं उनसे, क्यों सामना शिवसेना का नहीं कर पा रहे हैं? बड़े मजबूत है। देखिए, इनके पास मुद्दे नहीं है। मैंने इनसे पूछ लिया, जो 2009 के चुनाव से पहले किसान मजदूर की बात करते हैं ना, 70,000 करोड़ रुपए बांटे थे। बैंकों की, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वो 70,000 करोड़ रुपए किसकी जेब में गए? 40,000 करोड़ रुपए कर्नाटक में। किसान मजदूर इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, इनकी जेबें भरने का साधन है किसान मजदूर। कांग्रेस से मेरा और अगर आज किसान मजदूर ऋण में है तो 70 साल में गरीबी हटाओ का नारा देने वालों की वजह से है। 71 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, क्या हुआ? Of course, taken. Very well taken. Very well. Of course, I will give you a chance. Of course. अमलेंदु. आप चुप रहेंगे, बिल्कुल बोलेंगे नहीं आप। अमलेंदु। देखिए, यहाँ बड़ा कंफ्यूजन है कि मजबूत सरकार बनेगी कि मजबूर सरकार बनेगी। जी, अगर मेरा बस चलेगा तो मैं चाहूंगा कि मजबूर सरकार बने। जनता की भलाई मजबूर सरकार में है, पहली चीज। दूसरी बात, अब मुझे बोल लेंगे। दूसरी बात यह है कि लोग मोदी जी को बहुत कम आंक रहे हैं। मोदी जी बहुत ऊंचे खिलाड़ी हैं। अगर मोदी जी कामयाब रहे अपनी स्ट्रेटजी में, जैसा कर्नाटक के चुनाव में हुआ, जैसा मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में हुआ, वो बुनियाद उत्तर प्रदेश में पड़ चुकी है। अगर ये परिस्थितियां बनी तो निश्चित तौर पे जो है खिचड़ी बनेगी। निश्चित तौर पे खिचड़ी बनेगी। देखिए, मैं बिल्कुल आपके मुद्दे पे रहूंगा। मैं यहाँ जो नौजवान खड़े हैं ना, उनको एक बार इतिहास का याद दिलाना चाहता हूँ, और इतिहास में मैं ले जाना चाहूंगा जब वीपी सिंह की सरकार बनी थी। आपको भी याद होगा। मैं वो 5 घटनाएं इन लोगों से पूछना चाहता हूं जब भारत के राजनीति के इतिहास में आपने बदलाव लाने की कोशिश करी, चाहे वो वीपी सिंह हो, चाहे आई के गुजराल हो, चाहे वो देवेगौड़ा हो, चाहे चंद्रशेखर हो। मैं चरण सिंह के वक्त पे नहीं जाना चाहता हूं, मैं 90s के बाद में आपने भारत के हालात को देखा था कि भारत में किस तरीके से त्राहिमाम फैल गया था। मंडल कमीशन याद है नौजवानों को? मंडल कमीशन का याद है? वीपी सिंह की वजह से उसी आप फिर दोराहे पे लाके कांग्रेस जैसी पार्टी, जो कांग्रेस का हमेशा से चरित्र रहा है कि इन लोगों को अपने राजनीति में फंसाएं और इस तरह की चीजों को लोगों तक भ्रम फैला के लोगों में भ्रम फैलाएं। इनके पास तो कोई नीति नहीं है। इनके पास जो 10 साल में इन्होंने कबाड़ा किया है भारत का, सुन लीजिए। देखिए, मैं बोला नहीं हूं। अगर नीति होती तो 10 साल के बाद इनके पास 44 सीट नहीं आती। इनके पास 44 सीट नहीं आती। इसलिए ये लोगों को भ्रम फैलाना चाह रहे हैं। आपकी कितनी आ रही हैं? देखिए, मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, भारत की जनता देख रही है कि सरकार फुल मेजॉरिटी में बनने जा रही है, जो मौजूदा सरकार है। इसलिए मैंने पूछा
मैंने पूछा कितनी आ रही है, कह रहे हैं फुल मेजॉरिटी के साथ आ रही है। ऑफकोर्स मैंने पूरी बात हो गई ना, नहीं तो थोड़ी सी बात और कुछ रह गई? वो रखिए, मैं इसी मुद्दे को दूसरे तरीके से रख देता हूं। एक सेकंड, देखिए आपका सवाल जो है ना बड़ा वाजिब सवाल है, क्योंकि जनता भी ये पूछना चाहती है कि जो आप अपनी बात कीजिएगा, मेरे को सिर्फ 10 सेकंड दीजिए। जनता भी ये सवाल जानना चाहती है कि जो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं वो आज गठबंधन क्यों कर रहे हैं? दिस इज ए कोलिशन ऑफ राइवल्स। आप इस बात को जानिए, कोलिशन ऑफ राइवल्स। समाजवादी पार्टी देखो उपाध्याय जी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की राजनीति बसों में करके आया हूं। मैं अगर आप बीच में बोलेंगे आप बोल नहीं पाएंगे, मेरे को अपनी बात करने दीजिए। हाँ, तो कोलिशन ऑफ राइवल्स, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते उत्तर प्रदेश में। आज कांग्रेस बाहर है और समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ है। वहां पर कांग्रेस और ममता बनर्जी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, मगर यहाँ कल भैया आइए हम साथ हैं। वोट फॉर जी, वोट फॉर इज दिस कोलिशन। किस मुद्दे पर है, क्या लड़ाई है? कल तेजस्वी यादव ने जाने के बाद क्या कहा? संविधान बचाने आए हैं, धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई है। अरे बात करो देश के विकास के मुद्दों पर। ऑफकोर्स पूरा भाषण तुम्हें मौका मिलेगा अजय, पूरा भाषण का मौका मिलेगा। ऑफकोर्स यू विल गेट चांस, ऑफकोर्स यू विल गेट टाइम। नो आंसर, नो यू विल गेट अजय यू विल गेट टाइम। 11 सेकंड नहीं लूंगा अजय, देख रहा है नहीं मैं गलत। ही हैज फुल राइट टू से एनीथिंग अबाउट मी, ही हैज फुल राइट टू से एनीथिंग अबाउट मी। राइट। बात ये है, मैंने झूठ नहीं बोला, कोई नहीं बोला झूठ। प्लीज यहाँ हल्ला नहीं मचाएंगे, प्लीज। नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत जी। चुप नहीं हो पाएंगे क्या? ये सब जो हो रहा है ना, मैं बुलाता हूँ अभी। ये सब जो हो रहा है ना, मोदी जी वहां बैठ करके देख रहे होंगे कि कैसे कैसे लोग छूटे पड़े हैं हमारे नाम पे, क्या क्या कर रहे हैं ये, कि चाहे सही बोले या गलत बोले। अब आ जाइए मुद्दे पे। बात ये है कि झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो। मुद्दे पे रहिए। ये क्या तरीका है भाई यार, ये क्या तरीका? भाई मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलिए, आप बोलिए ना, आप बोलिए। अरे आप बोलिए ना भाई साहब, आप बोलिए ना। क्या तरीका है यार ये? झूठों ने झूठों से कहा सच बोलिए, आगे बढ़िए। चुपचाप रहिए, खड़े रहिए चुपचाप। हाँ। झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर बोर्ड लगा है सच बोलो। अब जहां तक सवाल आपका यह कि खिचड़ी सरकार आनी चाहिए या पूर्ण बहुमत की आएगी या नहीं, ये मेरा नजरिया ये है कि हमारे मुल्क में सरकारें मिलजुल करके आना चाहिए, ताकि किसी की तानाशाही ना चले और देश का काम हो। एक आदमी बगैर बताए 82 मुल्कों में दौरा करने ना जाए, देश का काम करे। सरकारें वो आनी चाहिए जो किसी प्राइम मिनिस्टर पर कंट्रोल कर सके। ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर के धुन में आया चल लिए, अरे कब तक हवा में, जमीन पे आइए। जमीन के लोग भी आपसे कुछ बात करना चाहते। एक मिनट, आप जो भी आपने किया, मुझे नहीं पता 4.5 साल में क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, मैं बीजेपी के पूरे नीचे से ऊपर तक चैलेंज करता हूं कि आप ये बताइए कि जब आप चुनाव में जाएंगे तो आपके पास मुद्दा क्या होगा? नोटबंदी, जीएसटी, राम मंदिर, गौ हत्या, गंगा सफाई, किस बात पर वोट मांगेंगे ये बता दीजिए आप मुझे बस। सर एक मिनट, ये देखिए, मैं आपको समझ दे रहा हूं। मैं सिर्फ चैलेंज करता हूं बीजेपी की पूरी टीम को कि नोटबंदी पे वोट मांग के देख लीजिए, जीएसटी पे वोट मांग के देख लीजिए, गौ हत्या के गौ रक्षा पे वोट मांग के देख लीजिए, गंगा सफाई पे वोट मांग के देख लीजिए। हम 15 लाख की बात नहीं कर रहे, देख लीजिए साहब। इसीलिए हम लोग इसीलिए आपके शो में नहीं आते। हाँ, मुझे मालूम है आप इसीलिए नहीं आते, मुझे मालूम है आप इसीलिए नहीं आते। प्लीज नो 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 नो, एक मिनट। चुप रहना, बिल्कुल चुप। मैंने बोला तो बिल्कुल चुप। नो,
कुछ नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। प्लीज चुप रहो, खड़े रहो, चुप रहो, खड़े रहो, चुप चुप, बिल्कुल चुप, आवाज नहीं, आवाज नहीं, मैंने मना किया। जनता, मैंने आपको नहीं खड़ा किया, आप जाना चाहें जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं आप, बिल्कुल। जी जी, मैं सिर्फ 2-3 छोटे मुद्दे हैं, एकदम संक्षिप्त में मैं बोलूंगा चाहूंगा आपके पास। अभी भाई ने, हमारे भाजपा के भाई ने कहा कि वैचारिक आधार नहीं है। टीडीपी और इनमें बड़ी वैचारिक आधार रही, आज कहां है? टीडीपी चली गई। पीडीपी कश्मीर में जब चुनाव के पूर्व किस तरह लड़ा और आज क्या हुआ, नीतीश जी का भी याद करना चाहिए। नीतीश जी लड़े महागठबंधन में, अब ये अपने साथ वो बड़े आइडियोलॉजिकल, बड़े वैचारिक, बड़े बढ़िया आदमी हो गए। ये देखिए, ये झूठ और भ्रम मत फैलाइए। सत्ता पाने के लिए आप किसी स्तर पर जा सकते हैं और आप जाइए और लोगों को बताइए और लोग समझते हैं। इस देश के नागरिक जो हैं बड़े रेशनल हैं, बड़े राजनीतिक हैं, समझ है लोगों की। मेरा सिर्फ 2 प्रश्न आपसे है। महंगाई की बात हुई थी, महंगाई कम हो गई, नौजवानों के रोजगार की बात है, इतने नौजवान यहाँ खड़े हैं, आप कर देते। 7.3% 23 महीनों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। 24 लाख लोग आज जो है सरकार ने कहा है, पार्लियामेंट में कहा है, पटल पर रखा है, 24 लाख सरकारी पद खाली है। अब भर देते तो नौजवानों को नौकरी मिलती। देखिए, 2 विषय हैं। अभी मौलाना अंसार रजा कह रहे थे कि मिली जुली सरकारें होनी चाहिए। आपको पता मिली जुली सरकारें क्यों होनी चाहिए? ऐसा लोग क्यों चाहते हैं? मनमोहन सिंह जी ने एक समय कहा था, मेरी नजरों के सामने कोल ब्लॉक लुट गए, स्पेक्ट्रम लुट गए, मैं कर नहीं पाया क्योंकि मेरे साथ मिली जुली सरकार थी, सरकार गिर जाती। इसलिए लोग चाहते हैं कि मिली जुली सरकार बनी रहे और मिलजुल के सब अट्टा सट्टा चलता रहे देश में। इसलिए लोग नहीं चाहते मजबूत सरकार हो और मजबूत लोग हो। दूसरी बात, बार बार महंगाई की बात की जा रही है। पिछले 10 साल पहले 11% इन्फ्लेशन रेट पर छोड़कर गए थे, आज इन्फ्लेशन रेट कहां पर है? 4% पे इन्फ्लेशन रेट है। इसलिए अभी इन्होंने एकदम कह दिया, देश की जनता सब जानती है। 10 सेकंड पहले ये कह रहे थे, 10 मिनट पहले, कि झूठ का प्रचार हो रहा है। ये खुद ही कंफ्यूज लोग हैं, इन्हें ये पता नहीं कि देश की जनता सब जानती है या देश की जनता झूठ के बहकावे में आ जाती है। इसलिए कांग्रेस एक राइवल्स का गठबंधन तैयार करने की कोशिश कर रही है, जिसके पास कोई नीति नहीं है, पॉलिसी पैरालाइसिस करने के लिए। यार 42 पार्टियों के साथ तो समर्थन में बैठे और समर्थन में गठबंधन की उंगली उठा रहे हैं। मौजूद बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए तमाम जनता के साथ मौजूद, मैं एक रिक्वेस्ट आपके से करना चाहता हूं, जनता यहाँ पे जो मौजूद है। हाँ पंडित जी आइए, बैठिए आराम से बैठिए। मैं एक बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि देखिए, मैं रोज करता हूं आपके सामने शो, रोज मैं आपसे बातचीत करता हूं, रोज मैं आपसे मुखातिब होता हूं, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट है, तमाम ऐसे लोग हैं जो अपनी बात नहीं कह पाते, उनको मौका मिलना चाहिए। और जो रोज आके बात करते हैं, जो रोज कहने की कोशिश करते हैं, उनको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। प्लीज धैर्य रखिए। जो ये लोग कह रहे हैं, जो आपको लगता है कि हमसे नहीं पूछते, मेरा प्रोग्राम है, ऑफकोर्स में आपका प्रोग्राम है, जनता का प्रोग्राम है, जनता का ही प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये इन्वॉल्व होते हैं उसमें और आपके सामने होते हैं, तो सुनना तो पड़ेगा ना आपको। सुनिए तो कम से कम, फिर बोलिए, फिर रिएक्ट करिए। मैं आऊंगा आपके पास, जो 7-8 लोग हैं उनकी बात होने दीजिए, मैं आपके पास आ जाऊंगा, बीच बीच में आ जाता हूं। जी मैं आता हूं ऑफकोर्स, वीएचपी को मैं, हाँ जी जी जी, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ना हम कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ना हम भाजपा प्रवक्ता हैं, ठीक है, लेकिन देश इतिहास देखेगा। देखिए, कमियां कोई भी सरकार होती, कमियां रह जाती है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। आज राष्ट्रीयता के मुद्दे पे दोनों पार्टियों का दृष्टिकोण क्या है? पहली बात, राष्ट्र के महापुरुषों पे दोनों पार्टियों का दृष्टिकोण क्या है? हम कैसे भूल सकते हैं, कांग्रेस अपने शासन में लक्षित हिंसा अधिनियम लेके आई थी। आपने 60 साल क्या किया? आपने 60 साल मुस्लिम तुष्टीकरण किया, मुस्लिम तुष्टीकरण किया। आपने हर वो नियम बनाया जिससे हिंदू समाज पीछे हटा। आज कुंभ हो रहा है, राहुल गांधी डुबकी लगाए, मैं पूरा स्वागत करता हूं, लेकिन क्या जो कुंभ आज हो रहा है, क्या कभी इस प्रकार का भव्य कुंभ आप बताइए, क्या कभी पहले हुआ? क्या राज्य सरकार का जो दृष्टिकोण है हिंदुओं के प्रति, पहले कितना खराब? सवाल का जवाब देंगे आप? इससे पहले ये ऐसा अर्ध कुंभ की तरह हुआ, बताइए अब आप। अच्छी बात, इसमें बुरी बात क्या है? अच्छा, महाकुंभ और भव्य होगा। हाँ। अरे आज 2 करोड़ कुंभ को कुंभ बता दें, कुंभ को कुंभ बता दें, क्या महाकुंभ बता दें? अर्ध कुंभ है, निश्चित तौर से अर्ध कुंभ है। आज 2 करोड़ इंसान आए हैं, जब महाकुंभ का आप यकीन मानिए 5 करोड़ होगा। ये अच्छी बात है, करिए, हम स्वागत करते हैं आपका। बात होने दीजिए। आज कुंभ को एक हिंदू तीर्थ है, हिंदू हमारा हिंदू है। अरे पूरी बात होने दीजिए। तो हम भी तो डुबकी लगाते हैं। को पूरे विश्व में स्थापित किया,
पूरे हिंदुओं का सम्मान बढ़ा। क्या ये इससे पहले कभी हुआ? इससे पहले कभी हुआ? क्या इस देश आप तो हिंदू है ही नहीं। हाँ, हम लोग तो ये तो मानते हैं आप तो हिंदू है ही नहीं। ये वाकई नहीं है। सुन लीजिए, ये जिस तरह का ये माइंड सेट है, ये जिस तरह की राष्ट्रीयता की बात करते हैं ना, ऐसे ही तथाकथित राष्ट्रीयता ने इस देश को ये हिंसक में बदल दिया है, हिंसा में बदलना शुरू कर दिया। नहीं, अब सुन लीजिए, आप बोले हैं कुंभ की बात है। कुंभ एक आस्था का प्रश्न है और हम सभी मानते हैं, सभी लोगों को जाना चाहिए, भव्यतम होना चाहिए और हो रहा है। इस पर किसी को कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गए, इंदिरा जी गई, सोनिया जी गई और राहुल जी जा रहे हैं। बड़ा इनको पेट में दर्द होता है ना, इनको ठेकेदारी जो ये कर रखे हैं, आपकी ठेकेदारी देश के लोग समझते हैं। आप सुन लीजिए, आप नहीं बोल, जहां तक एक बात बोला है इन्होंने कि राष्ट्रीयता की बात, ये देश देखता है। क्या कोई एतराज नहीं किया, राहुल गांधी जाए, सोनिया गांधी जाए, हम तो चाहते हैं सब लोग जाए। राहुल, हमने कब एतराज किया, कब विरोध किया हमने? तो फिर क्या कह रहे हैं आप? हमने तो स्वागत किया है। फिर क्या कर रहे हैं? हमने स्वागत किया। हम ये कहना चाहते हैं, आपकी भी सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, क्या कभी ऐसा कुंभ, इससे आधा भी कुंभ हुआ कभी? आपका दृष्टिकोण क्या रहा? हिंदू आप लक्ष्य हिंसा अधिनियम लेके आते हैं, आप मुस्लिम तुष्टिकरण करते हैं, क्या 100 करोड़ हिंदू समाज भूल जाएगा ये बात? भूल ही नहीं सकता। अच्छा, ऐसा करिए, आप सारे 1 से 100 नंबर आप सारे ले लीजिए। अब मैं इनसे 101 के बाद पूछ लूं 100 नंबर आपके। अब मैं पूछ लेता हूं इनसे 100। पहले रुकिए, आपके 100 में 100, अब मैं 101 1000 में आपका, अब आपसे शुरू करिए। एक अरे आप हरिश्चंद्र, अब चुप रहिएगा जरा। देखिए, बात इस देश में आस्था के प्रश्न से हम लोग सदैव जुड़े हैं, सब लोग चाहते हैं इसको राजनीति के मुद्दे पर आना चाहिए। आज विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में है और 2014 में इसी मुद्दे को भुनाने का और झुंझुना देने का प्रयास इस देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछता हूं कि नौजवान इतने घूम रहे हैं, बेचारे को नौकरी नहीं है, हर बार पेपर लीक हो रहा है, कभी बेरोजगारी, कभी पकौड़ा योजना, कभी कोई बात आ जाती है, युवाओं को रोजगार कब देंगे? बुलेट ट्रेन, देखिए 2 सेकेंड, ये बुलेट ट्रेन की भी बात हुई थी, स्मार्ट सिटी की बात हुई थी, एक आध सिटी तो दिख रही है। जब आप बुलेट ट्रेन पे कितने लोग चढ़े हैं, इन लोगों से भी पूछ लीजिए। और कश्मीर में जितने लोग मारे गए, हमारे शहीद हुए सैनिक, जब उन पर भी कम से कम इन लोगों को बनारस जाके देखें। बनारस, बिल्कुल बनारस जाना चाहिए। एक सेकेंड, ऐसा है, मैं आ रहा हूँ, ऐसा है प्रतीक जी, पुराने जमाने की एक कहावत है, 2 आदमियों में बहस हो गई, बकरे की 4 टांग है, तो कहने लगा 1 2 3, बोला इसकी 4 टांग है, जिसने 3 से आगे गिनना ही नहीं उसे चौथी कैसे दिखेगी? अब आप समझिए बात को। थोड़े दिन पहले तक पेट्रोल 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 पेट्रोल, जैसे पेट्रोल पी ही जाएंगे कांग्रेस के लोग। आज पेट्रोल पे कोई बोलता नहीं, उससे पहले बोलते थे, शर्म करिएगा बोलने से पहले, 69-68 रुपए तेल है और 2014 में क्या छोड़कर गए थे? एक सेकेंड, आपके बीच में नहीं बोला था मैं, आपके झूठ के 69 रुपीज, हाँ, और आप कितने में छोड़कर गए थे? 2014 में कितने का था पहले बता दीजिए, पहले जवाब बताइए। 2014 में कितना था? 2014 में कितना था? नहीं, ये दूसरी बात, थोड़े दिन पहले तक चिल्लाते थे दाल 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 दाल, कितने रुपए किलो दाल छोड़ के गए थे? आज दाल कहाँ है? मैं ये पूछना चाहता हूं, पेट्रोल की बात कर रहे हैं, आज इंटरनेशनल मार्केट में क्या पेट्रोल का दाम है? और ये आज देश में पिछले 3 साल में क्या पेट्रोल किया, रुपए का क्या डॉलर के भी हिसाब से कीमत है? जमाने से कभी इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय रुपए में तेल खरीद पाई है इनकी सरकार? भारतीय रुपए पे ईरान से तेल खरीदा जा रहा है। जवाब दीजिए। अभी तक चिल्ला रहे थे, कुतुब मीनार पर चढ़ के चिल्लाते थे तेल के दाम, तेल के दाम, आज कम हो गए। हर महीने 14 रुपए तेल के दाम कम हो रहे हैं और दाल 120 रुपए किलो तुअर दाल देते थे, आज बताइए अरहर की दाल का भाव क्या है? शर्म नहीं आती कांग्रेस को? भारतीय रुपए के अंदर ईरान में पहले से ही खरीदा जा रहा है, ये गलत बयानी कर रहे हैं। गलत बयानी कर रहे हैं। हाँ। भाई साहब बैठिए, मैं भाई साहब, प्रोफेसर बैठिए प्रोफेसर, एक मिनट प्लीज, मैं आपका नोटा वाला सवाल ले लिया, मैं ले लूंगा। उत्तरी दिल्ली से हैं आप जी, और नगर निगम से आपकी तनख्वाह, मुझे मालूम है तनख्वाह का मसला है, नहीं तनख्वाह नहीं मिल रही 5 महीने से। जांच सीबीआई से करवाई जी, समय से तनख्वाह मिलनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और उत्तरी नगर निगम से आप आए जी, मैंने जी।
मैं पटना बिहार से हूँ और मुझे बस इतना कहना है, ये जो खिचड़ी और दाल भात वाली जो राजनीति हो रही है, इसमें एक अभिमन्यु को घेरने के लिए सारे के सारे कौरव एकत्रित हो रहे हैं। लेकिन देश को ये फैसला करना है कि हमें अभिमन्यु को जिताना है ताकि देश को अच्छी सरकार मिल सके, ना कि ये लोग मिलजुल करके देश को बांटते फिरे और फिर गर्त में ले जाए। मोदी को हमें सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए हमें। मोदी जी के सामने राहुल एक अभिमन्यु को मैं आ रहा हूँ। सर एक पॉइंट और, तुमने हाथ पकड़ा इसलिए तुम फिर पीछे हो गए। एक पॉइंट और जातिगत राजनीति ये लोग जो करते हैं क्षेत्रीय पार्टी, इनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए राष्ट्रीय पार्टी को हमें समर्थन देनी ही होगी, चाहे जिसे भी देनी हो। कहाँ से आप? पटना से? जी पटना से हूँ। जी बोलो। सर मैं हरियाणा से हूँ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। वेरी गुड। और लगातार वहाँ पिछले 3 साल से फीस 2 गुना और 3 गुना हो गई है। तो मोदी सरकार कुछ नहीं करी स्टूडेंट के लिए, इतने घोटाले हो चुके हैं। एसएससी का मैंने एग्जाम दिया, उसमें घोटाला हो चुका है। 2016-17 का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और ये अभी तक गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही है कि उसका क्या करेंगे। 2018 का भी लेट हो चुका है और सीपीओ लेकर हर एग्जाम, तो बच्चे अभी बैठे हुए हैं, किसी की उम्र निकल गई है, किसी का कुछ हो गया है। तो मोदी सरकार फेल हो चुकी है। सर वो कहाँ जाएंगे जिनकी उम्र निकल चुकी है? हाँ तो कहाँ जाएंगे वो? भाई सही कह रहे हैं, बिल्कुल सवाल सही है आपका। हाँ आप बोलो। हाँ सर मैं आपके टेलीविजन के माध्यम से एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि मोदी जी को तब तक हम जाने नहीं देंगे जब तक हमारे अकाउंट में 15 लाख रुपए नहीं आ जाते। मोदी और राहुल जी को पीएम उम्मीदवार किसने घोषित करा है? और सर एक चीज और भूल गया। कोई बात नहीं, 15 लाख चल चुके हैं वहां से। नहीं। बहरहाल मुझे मालूम है, मैं आ रहा हूँ, मैं तुमसे ले लेता हूँ। जी ऑफ कोर्स मैं ले लूँ, खड़ा हूँ मैं, चतुर्वेदी खड़े रहो। सर बड़ी ईमानदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ। आजकल एक प्रथा और बन गई है, हर आदमी पहले बोलने से पहले कहता बड़ी ईमानदारी के साथ मैं बोलना चाहता हूँ। वह इसलिए कहना चाहता हूँ कि यहाँ आपका जो भी सवाल है वह ईमानदारी पूर्वक उसका जवाब नहीं मिलता है, इसलिए मैं अपनी ईमानदारी की बात आपसे किया हूँ। शुक्रिया। अगर आपकी ईमानदारी से जवाब, क्यों कि इस देश का चौथा स्तंभ के पास एक सवाल उठ गया आज के समय कि क्या खिचड़ी सरकार बनेगी, क्या खिचड़ी आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि इस देश में एक चिंगारी कहीं से फूट गई है, जो इस देश के चौथे स्तंभ ने देख लिया है उस चिंगारी को, और उस बात पर ध्यान सबका नहीं है जिनका होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि आज भी समय है, अभी भी समय है, मुद्दे की बात करो, किसान की बात करो, गरीब की बात करो, मजदूर की बात करो, छात्र की बात करो, नौकरी की बात करो, और होश में आओ, इस देश के चौथे स्तंभ की बात को सुनो और आपको समझ में आ जाएगा कि यह खिचड़ी हो रही है कि नहीं हो रही है। देवा, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये जो मीडिया है ना, यह खुदा नहीं है, इस धोखे में न रहना कभी, यह खुदा नहीं है। और ये एक बात और बता दें, एक बात और बहुत साफ कर दूं, आईना जरूर दिखाती है पर आईना कभी कभी नहीं भी देखती है। मैं ये भी कह रहा हूं, मैं तुम्हारी बात को शर्माते पर ये भी मैं कह रहा हूं, तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि भाव में नहीं आने का। भैया जी कहीं की बात कहता हूं, बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ अपनी बात ये कहना चाह रहा था कि ऐसा नहीं है कि सब सारी चीजें बहुत अच्छी ही हैं। जी देखिए, मैं सारा चर्चा हम लोग 1 घंटे से कर रहे हैं, ओवरऑल 1 घंटा हो गया। नौजवानों की आप दिक्कत भी देख आज मैं सोच रहा हूँ आर पार का भी टाइम ले लूं थोड़ा सा, तो हम लोग तो आपके लिए आप कह देंगे बैठ जाएंगे। और ठीक है, अमित साहब से मैं पूछता हूँ, बैठ जाएंगे, लेकिन अमित साहब से पूछता हूँ। हाँ पूछ लीजिए आप। देखिए हम मुद्दे पे रहना चाहिए था। आपका सवाल था खिचड़ी सरकार या फिर क्लियर वर्डिक्ट। देखिए मैंने रीजन बताया आपको। मैंने रीजन क्यों बताया कि कांग्रेस अभी चीखने लगेगी, चिल्लाने लगेगी, लेकिन कांग्रेस ने कभी अपनी नीति को क्लियर नहीं किया कि उसकी रणनीति भारत के लोगों के लिए क्या है। वो अरे कोई नीति नहीं है। आप जरा सुन देखिए, इनके साथ प्रॉब्लम ये है, कि इनको बीमारी है बोलने की हो गई है। जब से ये कांग्रेस के प्रवक्ता हुए ना, पहले बहुत अच्छे आदमी थे। नहीं अच्छा, जैसे ही कांग्रेस के हो गए खराब हो गए। वो भूत आ गया कांग्रेस वाला। अच्छा नहीं जो बात देखिए नहीं अब बताइए, ये गलत आंकड़े देते हैं जो कांग्रेस दे रही है, जो इनको सिखा देती है कांग्रेस। वहां से आईटी का इनका एक सेल है, वो इन्हें बता देती है, ये आके यहाँ कहते हैं। इन्होंने बहुत सारे आरोप लगा दिए। मैं दूंगा इसके बाद, पहले इनका नंबर। वैसे वाकई ये व्यक्ति बहुत अच्छे हैं। अब जगह जगह की बात होती है, जैसा चश्मा लगाइएगा वैसा ही दिखेगा। चश्मा बदल गया है। जो आदमी राष्ट्रीय चैनल पर और कांग्रेस की नीति के बारे में आपसे प्रश्न कर रहा हो, मुझे लगता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति को ये वही कांग्रेस है
ये वही विचारधारा है जो नेहरू और गांधी की विचारधारा है, ये धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा है, ये भारतीय संविधान को अंतरात्मा से मानने वाली विचारधारा है। ये संविधान तोड़ने की बात नहीं करती, ये संविधान को फेंकने की बात नहीं करती, ये भारत के झंडे को सलाम करती है कांग्रेस। ये तिरंगे के बदले भगवे को सलाम नहीं करती, यही वो कांग्रेस है। कांग्रेस को आप सिखाएंगे। कांग्रेस इस देश के रोम रोम में है, देश के हर व्यक्ति में है, इस देश के मिट्टी में है कांग्रेस। ये बात करते हैं कांग्रेस की, अरे पढ़िए, इंदिरा जी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटा, वो कांग्रेस है। शालीनता भी है कांग्रेस में। ये जब लोग कहते हैं ना, ये सूचना क्रांति, ये नौजवान जो चिल्ला रहे हैं और बोलते हैं, आवाज है उनके अभिव्यक्ति की आवाज। 18 वर्ष के लोगों को देश में वोट का अधिकार इसी कांग्रेस ने दिया। क्या बात करिएगा? वेरी गुड, बात करते हैं। वेरी गुड, मैं जी जी देखिए प्रतीक जी, बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं जी, अगर खिचड़ी सरकार आती है तो देश का दुर्भाग्य होगा। देश के 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था मोदी जी में है। मुझे आपको मेरी बात भले ही बुरी लगे, लेकिन मैं बोलूंगा। आप मेरी चिंता क्यों करते हैं? आपको कई बार कष्ट हो जाता है, मेरी बात सुनिए। हाँ। अगर मोदी जी नहीं आते हैं, हिंदू समाज का दुर्भाग्य होगा, देश का इस्लामीकरण होगा। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कांग्रेस पे हिंदू समाज का भरोसा नहीं है। आपने इतने पाप किए हैं, हिंदू समाज जी। देखिए, आप भी उपाध्याय जी के प्रेशर में आ गए। समय को हिसाब देखिएगा बाद में, जैसे वो कह रहे थे। अब मैं आपके सामने सिर्फ 10 सेकंड में आंकड़े रखता हूँ। 95-96 में जीडीपी की ग्रोथ थी। अमित जी 2 मिनट वेट करिएगा। 5.4% इन्फ्लेशन थी, 10.2%। फिर 3-4 में 5.9% जीडीपी था, 5.4% इन्फ्लेशन था। 8-9 में 6.9 और 5.7, 13-14 में 6.7, 10.1 और अब 18-19 में 7.3% जीडीपी की ग्रोथ है और इन्फ्लेशन है 4.6%। ये आपकी उपलब्धि है, ये आपकी उपलब्धि है, ये आप अपनी उपलब्धि बता सकते हैं? सच्चा कौन हुआ? नहीं, सच्चा झूठा में तय मत करिए। आज अभी बस फितना